कितने लोगों ने आपको ये कहा आपकी लाइफ में कि आप मॉडल नहीं बन सकते हो? 90% हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल देखा एक्चुअली। तो उनको पता था कि यार इससे बुरा क्या ही हो जाएगा। मेरे साथ एक बार फ्रॉड भी हो गया था। इवेंट के लिए पैसा देने के बाद भी वो इवेंट को नहीं जोड़ सकते। कभी ड्रिंक वगैरह या कुछ किया है अपनी लाइफ में, नशा की? मेरे बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं कि सर पापा नहीं दे रहे हैं मॉडलिंग करने, मैं फिर भी करना चाहती हूँ। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं। तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। इस पंक्तियों का आशय क्या है वह मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आज फिर हम आपके साथ उपस्थित हुए हैं इस खबर समय के विशेष पॉडकास्ट में। मैं संजय शर्मा और मेरे साथ फिर एक मेहमान जुड़े हैं। उस मेहमान से मिलाने से पूर्व मैं उनके बारे में थोड़ी सी आपको बता दूं। एक रनवे मॉडल के रूप में अपनी करियर की शुरुआत करने वाले उस सिलीगुड़ी के युवा जो आज 17 वर्षों से मॉडलिंग के जो क्षेत्र है उसमें अपने आप को बनाए रखा है उन्होंने, और उनकी जो उपलब्धियां हैं वह बेतहाशा उपलब्धियां हैं जिनके आधार पर आज वह अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। और आज वो SR मॉडलिंग स्टूडियो, द स्टाइल आइकॉन और मिस्टर मिसेज बंगाल इंडिया के फाउंडर चेयरमैन भी है। तो आज उनसे मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उनके जो ये 17 साल का जो करियर है, इस करियर में उन्होंने कहाँ से शुरुआत की थी। सम्राट राजपूत जिनका नाम है, मैं पहले उनसे आपको मिलवा देता हूँ। तो जैसा हम बता रहे थे कि हम आपको मिलवा देते हैं, हमारे जो मेहमान हैं आज के, हमारे इस पॉडकास्ट के मेहमान, उनका नाम है सम्राट राजपूत, और जो कि हैं फैशन डायरेक्टर के रूप में परिचित है पूरे हमारे शहर सिलीगुड़ी में और उत्तर बंगाल में। तो नमस्कार सम्राट जी। नमस्ते संजय सर एंड नमस्ते खबर समय और सारे दर्शकों को ऑब्वियसली मेरा बहुत बहुत प्रणाम, नमस्ते एंड थैंक यू सो मच मुझे आपने इस पॉडकास्ट पे इनवाइट किया। तो जैसा आपने सुना, सम्राट काफ़ी जो लहजा है इनका बात करने का, जो तहजीब है, जो इनकी भाषा में जो नम्रता है, मुझे लगता है कि जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है, जब व्यक्ति ऊपर उठने लगता है तो एक ऊंचाई पर पहुंच के उसे काफ़ी हल्का होना पड़ता है। यह लहजा आपको सुनकर लग रहा होगा कि सम्राट में आ चुका है। सम्राट के बारे में थोड़ा सा मैं और आपको बता देता हूं कि सम्राट जो है सिलीगुड़ी के सिलीगुड़ी जैसे एक छोटे से जगह से, और सिलीगुड़ी में भी एक छोटी सी जगह है, एक वार्ड नंबर 5 इलाका, संतोषी नगर इलाका, उस जगह से सम्राट आते हैं, उस जगह से बिलोंग करते हैं। और वहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया। और इनकी जो पढ़ाई की अगर बात करें, इनकी शिक्षा की बात करें, तो इन्होंने हिंदी हाई स्कूल से पढ़ा है। उससे पहले यहाँ की एक हिंदी बालिका वहाँ से पढ़ा है। तो वहाँ से पढ़कर भी इन्होंने अपने करियर को काफ़ी ऊंचाई तक लेकर गए हैं। और मैं बता दूं कि इनके पास जो उपलब्धियां काफ़ी है, धीरे धीरे बात करेंगे उसके बारे में। मैं इनके बारे में बता दूं कि इन्होंने सम्राट ने मॉडल, कोरियोग्राफर, जज और रनवे डायरेक्टर के रूप में पूरे भारतवर्ष में लगभग 3000 से अधिक फैशन शो पूरे किए हैं। उन्होंने 100 से अधिक विज्ञापन फिल्म परियोजनाओं का भी निर्देशन किया है। और बहुत सारे सेलिब्रिटियों के साथ इन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम को जज किया है और मॉडलिंग भी की है उनके अंदर में। तो सम्राट, सबसे पहले जो हमारा जो प्रश्न होता है इस पॉडकास्ट के अंदर, इस पॉडकास्ट के बारे में थोड़ा सा आपको और हल्का सा एक ब्रीफ देता हूँ कि इस पॉडकास्ट का हमारा मकसद है कि आप जैसे और भी कई युवा हैं, कई लोग हैं जो आगे बढ़ते हैं, फिर अचानक उनका ब्रेक लग जाता है, उनको ये पता नहीं चलता कि आगे कितना आगे चलना है, क्या यही एंड है, क्या यहाँ पर हमारा समापन हो जाएगा, हमारा करियर यहाँ पर चरमरा जाएगा। हम आगे तो बढ़ते हैं मगर कभी ना कभी निराशा हमारे सामने आ जाती है। तब जाकर हमें ऐसा लगता है कि आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे और हम अपने लाइफ में अपने निर्णय को चेंज कर लेते हैं। हमारा शौक, हमारा पैशन, हमारा सब कुछ दांव पर आ जाता है और उस समय हम अपने आप को बांध कर, मजबूर होकर हम दूसरी दिशा में चले जाते हैं। और हो सकता है कि उसके बाद वाला मोड़ ही हमारी सफलता का मोड़ हो। तो मैं चाहता हूं कि आपकी जो लाइफ की जो जर्नी है उससे किसी को इंस्पिरेशन मिले, आपके जैसे ही युवाओं को। तो मेरा प्रश्न मैं आपको पूछ लेता हूं पहले, उसके बाद आप अपनी बात कहिएगा। सम्राट, आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं, सिलीगुड़ी, एक तो छोटा शहर,
फिलहाल छोटा नहीं कहूँगा, फिलहाल तो बहुत बड़ा, अभी बहुत बड़ा अपने आप में एक बहुत सारी कहानियाँ आए हैं और बहुत बड़ा एक वैश्विक लेवल में इसका नाम है। मगर अगर कलकत्ता या और मेट्रो सिटीज़ की बात करें तो उसकी तुलना में यहाँ के लोगों की मानसिकता अभी थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ा सा ब्रॉड माइंड हुआ है। लेकिन एक समय था जब आपने करियर की शुरुआत की 17 वर्ष पहले, मैं जानता हूँ उस समय थोड़ी सी जो मानसिकता थी वो नैरो थी। उस समय आपके घर, आप एक संतोषी नगर जैसे इलाके से बिलोंग करते हैं, वहाँ की मानसिकता से आपको कैसे ये समझ में आया और कैसे आपके परिवार ने सपोर्ट किया होगा और आप कैसे इस लाइन में आए, ये थोड़ा सा मुझे बताइए। थैंक यू सर, ये तो बहुत बहुत अच्छा सवाल है। अभी तक का किसी ने मेरे से इस हिसाब से इतना मतलब अच्छे से समझा के नहीं पूछा था। एक्चुअली सर मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से था और बिहारी हूँ, तो हमारे घर में ये था कि हम लोग के पास पैसा कम होता था, बट हमारे घर से ये था कि भाई पैसा नहीं दे सकते, जो करना है करो, फुल सपोर्ट है। पैसा नहीं मिलता था। तो हम लोगों ने, जब मैंने स्टार्ट किया सर, पहले तो मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। इवन मेरे साथ एक बार फ्रॉड भी हो गया था। इवेंट के लिए पैसा देने के बाद भी वो इवेंट नहीं हुआ, क्योंकि एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस होता है, ग्रूमिंग फ़ीस होता है जो नए पार्टिसिपेंट्स को देना पड़ता है। तो मैं भी वही लाइन से निकल के आया हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा कोई फैमिली से कोई शो डायरेक्टर या फैशन डायरेक्टर हो। इवन एक कपड़े का दुकान भी नहीं था। अगर फैशन के लिए मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप कपड़ों को किस हिसाब से प्रेजेंट करते हो, वो भी नहीं था। हमारे घर पे क्या, हमारे मोहल्ले में नहीं था। हमारे जो लोकेलिटी था वहाँ पे एक फैशन स्टोर नहीं था जहाँ से हम इंस्पायर हो सके। गूगल नहीं था, यूट्यूब नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो मैंने ये वर्ड मेरे एक ट्यूशन टीचर है उनके मुंह से सुना था, मॉडलिंग, वो भी किसी और दोस्त के लिए। तो वो वर्ड वहाँ से मुझे कनेक्ट हुआ। एंड धीरे धीरे जब हम लोग जाते थे कहीं मूवी देखने, सिनेमा देखने, तो वहाँ पे पहले इवेंट्स होते, अभी तो सोशल मीडिया पे पोस्टर आ जाते थे, पहले पोस्टर्स लगा करते थे। तो वो पोस्टर देखना और वहाँ पे वो मॉडलिंग वर्ड देखना, वो बहुत, अगर बताऊंगा सर तो 3-4 घंटा लग जाएगा। एक आकर्षण तो ये वहाँ से स्टार्ट हुआ ये जर्नी। मतलब वो वर्ड से स्टार्ट हुआ, और वो वर्ड भी मेरे लिए यूज़ नहीं किया गया था। मेरा एक एक दोस्त था, बहुत हैंडसम था, उसके लिए यूज़ हुआ था कि यार तू मॉडलिंग क्यों नहीं करता है। और मेरा ये था कि यार सर ने उसको बोला, मेरे को क्यों नहीं बोला। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। उसके बाद धीरे 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 लाइन बनते चला गया। आपने जैसे अभी थोड़ा देर पहले बोला कि रुक जाना या वो चेंजिंग पॉइंट का बात है वाला बात, तो मेरे साथ सर वो बहुत हुआ है। हमको कोई गाइड करने वाला नहीं था, बताने वाला नहीं था कि रुकना है या आगे चलना है। और उस कन्फ्यूजन में मेरे ख्याल से बहुत सारे नए मॉडल्स हैं जो रुक जाते हैं या छोड़ देते हैं। तो उन सभी के लिए मैं सिर्फ एक ही बोलता हूँ, मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ, लाइफ में हमेशा प्लान बी होना चाहिए। आप प्लान ए एंड प्लान बी, दो चीज़ अगर लेके चलोगे, मॉडलिंग को अगर आप पैशन के हिसाब से लेके चलोगे, देन आप कभी नहीं रुकोगे। अगर आप इसको बिजनेस को लेके चलोगे, अगर आप डिप्रेशन में आओगे, अगर आपको लगेगा भाई मेरा तो कुछ नहीं हो सकता है, देन वो आप रुकोगे ही रुकोगे। अगर आप ये सोचोगे कि भाई इस चीज़ से मेरे को प्यार है, ये चीज़ मेरे को करना है, मेरा रोजी रोटी कहीं और से चल रहा है, इसको और हम 3 साल 4 साल कंटिन्यू कर सकते हैं, देन होगा। जैसे हाँ, जैसे मैंने जब स्टार्ट किया तो मैं मॉडलिंग को उस समय फुल टाइम नहीं रखा था सर, मैंने इसको पार्ट टाइम रखा था और मैं फुल टाइम जॉब भी करता था। ये अभी से 10 साल पहले की बात है जब मैं जॉब करता था। एंड मैं 30 दिन जॉब करता था फॉर मॉडलिंग। अब लोग सोचेंगे यार ये 30 दिन जॉब करता था मॉडलिंग, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा शोज़ नहीं होते थे। जब शोज़ होते थे तो हम लोगों को 4 या 5 दिन का कंटिन्यू छुट्टी लेना पड़ता था। तो जब मैंने 30 दिन काम किया है, वहाँ से फिर मैं अपने 4 दिन को छुट्टी को मैनेज करता था। अपने बॉस या मैनेजर को बोलता था कि दादा 4 दिन का छुट्टी चाहिए, तो वो नहीं बोलते थे कि तू तो इतना छुट्टी ले रहा है। वो देख रहा है कि 30 दिन ये बंदा काम कर रहा है, और वो छुट्टी मेरे को ईजिली मिलता था सर। और कुछ नहीं, बॉस भी मेरे कभी मेरे को नहीं डांटे, मैनेजर भी मेरा कभी उस समय जो थे वो उन्होंने कभी नहीं पूछा कि भाई तू एक दिन में 5 दिन का क्यों छुट्टी ले रहा है, क्योंकि उनको पता था कि भाई ये बंदा 30 दिन काम कर रहा है मॉडलिंग करने के लिए। जब शोज आता था तो 4 दिन का कंटिन्यू छुट्टी लेता था मैं, और फिर जाके उस चीज़ को मैं उस लाइफ को भी जी रहा था एंड उस लाइफ को भी जी रहा था। तो ऐसे स्टार्ट हुआ सर।
घर में लोग जब आप मान लीजिए कि जैसे हमारे घर वाले पूछते ना क्या काम करता है लड़का, तो आपके घर में क्या माने क्या बोलते थे लोग दूसरों को, माने क्या समझते थे, उनको कैसे समझाते थे कि आप क्या काम करते हैं? सर क्योंकि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आप बोल रहे हो, आप प्लस एक ऐसे परिवार से बिलोंग करते हो जहाँ कोई कभी मॉडलिंग में नहीं गया, डेली काम करके माने रोजगार वाले बंदे थे, तो क्या समझाते थे कि क्या काम करते हो, उससे क्या होगा आगे? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है सर, ये सब मेरे लाइफ में हुआ चीज़ है। आपसे तो बोला होगा ना फैमिली ने कि भाई ये सब क्या करता है फालतू काम, हाँ, क्या हुआ करता है है। तुमको समझ जब में नहीं आता? मेरे को इंसिडेंट याद आ रहा है कि जब मेरी दीदी का मेरे दीदी के लिए रिश्ता आता था, तो वो पूछते थे लड़का क्या करता है, आपका बेटा क्या करता है, मतलब होता है ना बहन का भाई क्या करता है। तो मम्मी मेरे को बड़ा मतलब बोलती थी, यार वो क्या बोले हम कि क्या करता है, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आता है। तो फिर हम लोगों ने उसका एक सोल्यूशन निकाला। दीदी के शादी से पहले मैंने एक छोटा कपड़ा का दुकान खोला। क्योंकि हमारे समाज में वहाँ से पूरा मॉडलिंग का ही काम करता था मैं। वो समाज को समझाने के लिए, मतलब आप घर के बड़े बेटे हो और मतलब आपका जब घर पे रिश्ता आ रहा है आपकी दीदी के लिए, तो एक बड़ा बेटा का रोल, अब छोटा मेरा और एक छोटा भाई है, तो लोग उसके बारे में कभी नहीं पूछता था, तो मेरे बारे में हमेशा। तो हम लोगों ने उस समय बोला कि यार ठीक है एक चीज़ करते हैं। तो फिर मैंने एक छोटा सा, तो अब क्या होता था जब भी रिश्ता आता था तो वो पापा लेके आते थे उनका कि ये हमारा स्टोर है, दुकान है। बड़ा बेटा काम करता है। दीदी का शादी के बाद सर बंद कर दिया मैंने स्टोर। सिर्फ शादी के लिए आपको दिखाना पड़ा नहीं, और मेन चीज़ क्या है कि हमारे रिलेटिव्स भी उस समय नहीं समझ रहे थे कि क्या है कैसे है, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया वगैरह पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव तो था, लोग जानते थे कि अच्छा कर रहा है, और मेरे परिवार को मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा सर स्टार्टिंग से ही बिलीव था, क्योंकि हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल देखा एक्चुअली। तो उनको पता था कि यार इससे बुरा क्या ही हो जाएगा, जो समय से हम लोग निकले हैं उससे ज़्यादा बुरा क्या ही हो जाएगा। तो अभी समझने लगे हैं सब, अभी सब लोग प्राउड होते हैं कि हाँ ये करता है वो करता है, तो अभी सब लोग समझाते हैं, बट पहले बहुत प्रॉब्लम होता था। अच्छा सम्राट, अगर हम सफलता विफलता के बीच में जो समय होता है अगर उसकी बात करें, तो उस दौर में आपके लाइफ में सबसे खराब इंसिडेंट क्या हुआ था? कि मान लीजिए कि ऐसा कोई इंसिडेंट होता कि जिस समय लोग, आज तो आपके पास में हजारों लोग आपसे कनेक्टेड है, आपको कोई भी पैसा देने के लिए तैयार हो क्योंकि आप सफल हैं, सबको पता है आप काम कर रहे हो सकता है कि आपकी परिभाषा में अभी भी सफलता नहीं हो, लेकिन जहां पर आप पहुंच गए, जिस जगह से आए 17 साल पहले, हो सकता है आपके पास में फाइनेंशियल क्रंच हो, आपके पास पैसे देने वाले लोग ना हो, लेकिन ऐसा कोई टाइम जब आपको किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के ऊपर में आशा हो कि हाँ इससे मैं मदद मांगूंगा तो ये मुझे जरूर देगा, लेकिन उसने मना कर दिया, ऐसा कोई इंसिडेंट कोई घटा हो आपके साथ? 2 इंसिडेंट सर बहुत मेरे लाइफ में जो हुआ है, जिसको लेके पेन बहुत हुआ है मेरे को। 2 इंसिडेंट मैं बताना चाहूँगा। एक इंसिडेंट तो था कि जब मैं बहुत इनिशियल लेवल पे स्टार्ट करने वाला था, एंड जो होता है ना कि स्टार्टिंग से पहले ही ब्रेक लगना, वो लग चुका था, क्योंकि मैं उस समय बहुत मेहनत से 60 रुपीज़ जुगाड़ करके इधर से काम करके, मतलब इवन शादी का खाना जो लोग खिलाते हैं वो भी मैंने किया है, तो वो करके, और उसके बाद हाँ उसके बाद 60 रुपीज़ जुगाड़ करके मैंने 2,500 से 3,000 रुपये एक ऑर्गेनाइजर को दिया और वो पैसा लेके भाग गया। अच्छा, मतलब मैंने स्टार्ट भी नहीं किया था उस समय तक करियर। अब वो भागा या उनका पता नहीं उस समय उनका क्या हुआ था, तो वो एक इंसिडेंट हुआ। और उस समय मुझे कोई नॉलेज नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, हम घर में भी नहीं बता सकते हैं, दोस्तों को भी नहीं बोल सकते हैं, तो वो मेरा 1 महीना हम उसको लेके या 2 महीना डिप्रेशन में थे। और एक इंसिडेंट हुआ था 2021 में, जो कि मेरा लाइफ का बहुत बड़ा लेसन है, और वो ये हुआ था कि मेरे अपने लोगों ने ही मिलके मेरे नाम पे बहुत झूठा मूठा नहीं, अफवाह तक तो ठीक था सर, अफवाह तो अभी भी बहुत फैलता है मेरे नाम पे, उससे तो फ़र्क नहीं पड़ता है। पुलिस में मेरे नाम पे डायरी दिया हुआ था, एंड वहाँ से मेरे शो को बंद करवाने का धमकी, ये वो। तो मैं एक नाम मेंशन करना चाहूँगा, ऑब्वियसली मेरे बहुत खास दादा हैं शुभाशीष घोष जी, उन्होंने मेरा बहुत हेल्प किया था उसमें, एंड उस समय उन्होंने उस शो को बचाया। एंड उस दिन मैंने एक मेरे दिमाग में आया था कि इस साल 2021 में मोंटाना विस्ता में हमारा शो था, उस साल अगर शो नहीं होगा तो हम कभी भी फैशन शो ही नहीं करेंगे।
तो वो मेरे अपने लोगों ने ही, मतलब मेरे अपने जो लोग कनेक्टेड थे सो कॉल्ड, उन्होंने मिलके ही बहुत बड़ा एक षड्यंत्र रचा था। ये भी बहुत लंबा स्टोरी है तो सर। उस समय ऐसा नहीं लगा कि अब इसके बाद हमारा और कुछ होगा नहीं जिंदगी में, इस ऐसा टर्निंग पॉइंट आया एक्चुअली सर लगा था, बट मेरे जो लोग उस समय मेरे साथ थे, 4 5 7 जन, उन्होंने बहुत सारी हिम्मत दिया। ऐसा है कि अब 70-80 पार्टिसिपेंट्स ग्रूमिंग कर रहे हैं एंड सडन आपके पास कोई आता है, थाना पुलिस का कॉल, एंड वहाँ से लोग आते हैं, सब कुछ बंद करवा के चले जाते हैं। तो वो चीज़ बहुत बड़ी घटना है। तो वो मैंने सीखा है कि उसको कैसे टैकल किया जाए। और ऑब्वियसली उसके बाद एक कॉल मेरे पास आया था जो संदीप गोयल जी का आया था। संदीप जी रियल एस्टेट के जो ऑनर है, उन्होंने बोला था तुम कुछ भी होता है मेरे को कॉल करो, हम जानते हैं तुम कैसा है, क्योंकि उनके वहाँ पे ही हो रहा था मेफेयर में वो ग्रूमिंग। तो उन्होंने मेरे को उस समय उन्होंने साथ छोड़ दिया, परायों ने हाथ थामा। हाँ, माने ऐसा टर्निंग पॉइंट आया। और मेन चीज़ क्या है ना सर, कि जब आप आगे बढ़ने लगते हो, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि सबसे ज़्यादा परेशानी आपके जो खास लोग हैं उनको ही होती है। जो बाहर के लोग रहते हैं वो आपको देख के बड़ा खुश होते हैं, लेकिन जो आपके सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं, जो सो कॉल्ड आपके स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को ही बुरा लगता है। उसमें मेरा एक स्टूडेंट भी शामिल था उस चीज़ में। और अभी मुझे क्या लगता है कि अभी मेरा उनसे भी अच्छा रिलेशन है। ऐसा नहीं है कि मैं उनसे गुस्सा हूँ, उनके साथ भी मैं मिलता हूँ, उनसे भी बात करता हूँ। एंड मुझे लगता है कि ठीक है, लाइफ में ये होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, नहीं तो मेरे को नहीं पता चलता कि मेरे कितने और अपने लोग बचे हुए हैं। तो ये एक लाइफ का जो जर्नी था सर। कितने लोगों ने आपको ये कहा आपकी लाइफ में कि आप मॉडल नहीं बन सकते हो? 90% 90% ने बोला। और मैं तो बताता भी नहीं था लोगों को कि सर मैं मॉडलिंग करता हूँ, या मेरे फ्रेंड्स को। हाँ, मेरा ऐसा था कि न कोई बेस्ट ऑफ लक बोलने वाला था और न कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने वाला था मेरे लाइफ में। जलने वाले ज़्यादा हो गए? नहीं सर, उस समय लोग जलते नहीं थे, उस समय लोग हंसते थे। जलेंगे तब जब उनको लगेगा कि ये अच्छा करता है, एंड तब वो जेलेसी वाला। अभी शायद मेरे से कुछ लोग जले तो जले, नहीं तो उस समय जलने वाले लोग थे ही नहीं सर, उस समय हंसने वाले लोग थे। मतलब असली सफलता अभी है, मतलब जल रहे हैं लोग। अभी भी नहीं है सर, अभी भी हम लोग कोशिश ही कर रहे हैं। अभी और बहुत सारा चीज़ हम लोग लाइन अप करके रखे हैं, बहुत सारा चीज़ करना है अभी तो। सम्राट के बारे में थोड़ा सा और बता दूं, इनकी उपलब्धियों के बारे में। इनको ये पहले ऐसे शख्स हैं शायद, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि ऐसे शो डायरेक्टर हैं जिन्हें फेमिना मिस इंडिया 2024 जो कि मुंबई में हुआ था, उसमें इन्हें टैलेंट पार्टनर के रूप में शामिल किया गया था। और उसके अलावा आप शायद कब गए थे मुंबई? 2024 में आप गए थे, पार्टिसिपेंट आपने किया था? सॉरी, मतलब एज ए आपको गेस्ट बुलाया गया? हाँ सर, गेस्ट बुलाया गया। तो ये पहला मौका था जब सिलीगुड़ी से कोई बंदा ऐसे शो में एज ए गेस्ट। और मेरी ऑफ ट्रैक बात हो रही थी, तब इन्होंने बताया था कि इन्होंने आप ही बताइए कि क्या बताया था कि आपने उस शो के बारे में। देखे इनकी जो सोच है, मैं उसको समझाना की कोशिश करता हूँ कि उस जगह पे इन्हें जब बुलाया गया तो इन्होंने कैसे रिकन्फर्म किया। आप बताइए क्या बताया। सबसे पहले तो मेरे पास कॉल आता है, क्योंकि उस समय मैं एक इवेंट का डायरेक्शन कर रहा था, तो वहाँ पे मॉडल्स और ये सब का कोरियोग्राफी कर रहा था। तो सडन कॉल आया कि सम्राट आप बॉम्बे आ सकते हो, बिकॉज हम लोग आपको इनवाइट करना चाहते हैं मिस वर्ल्ड के लिए। तो मैंने बोला थैंक यू सो मच, आपने इस काबिल समझा कि मेरे को इन्विटेशन दे रहे हैं आप, बट मेरा एक ही सवाल है। तो उन्होंने बोला हाँ पूछिए ना। तो मैंने बोला क्या कोई आप जो इवेंट पर मेरे को बुला रहे हैं वहाँ पे पास कोई खरीद के जा सकता है क्या? तो उन्होंने बोला नहीं सर, ये सिर्फ बाय इनविटेशन है। देन मैंने कुछ नहीं पूछा एंड मैंने कंफर्म किया मेरा मतलब जहाँ सब जा सकते हैं वहाँ जाके फायदा नहीं। हाँ, क्योंकि अगर आप पास खरीद के जा सकते हो तो फिर वो 2 दिन पहले वो डिंडोला पीट के उतना प्रचार करके जाके कोई फायदा नहीं है, तब तो कोई भी घुस सकता है। वो आपके अचीवमेंट में नहीं आएगा। हाँ, अचीवमेंट में नहीं आएगा। तो मैंने उनसे सिर्फ यही रिकन्फर्म किया। एंड जब उन्होंने बोला कि नहीं कोई खरीद नहीं सकता है, तो मैंने ऑब्वियसली मेरी फियांसे थी रेशमी देवकोटा, तो मैंने उनसे बोला। एंड जब मैं उससे बात कर रहा था तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स बैकग्राउंड में थे, तो उन्होंने सुना एंड उन्होंने बोला सर आपको जाना पड़ेगा, बिकॉज आप जाओगे तो वो हम लगेगा कि हम लोग चले गए। तो मैंने बोला ठीक है। फिर हम लोगों ने टिकट्स वगैरह सब कुछ का अरेंजमेंट करवाया
एंड जब मैं उस इवेंट में गया तो मैं एक बार मैं जो जगह से आया हूँ मैं उसको एक बार सोच रहा था, एक बार मैं जहाँ पे हूँ मैं उसको सोच रहा था, क्योंकि वो स्टेज में मैम नीता अंबानी, करण जौहर, बहुत सारे एक्टर, इवन रजत शर्मा जी थे, आप अगर मेरा सोशल मीडिया पे देखोगे तो, नेहा कक्कर, उसके बाद और भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे, मतलब इंडस्ट्री के इतने बड़े बड़े लोग थे, फैशन इंडस्ट्री के, जो इंडस्ट्री का मैं हूँ वहाँ के सब महारथी थे जितने लोग, मिस वर्ल्ड की सीईओ, मिस इंडिया के जो डायरेक्टर्स थे, तो उनसे मिलने का मौका मिला। तो मेरे लिए ये जो मोमेंट था सर, ये मोमेंट जो मैंने स्टार्ट किया था, जहाँ पे मैं पहला शो ही मेरा नहीं हो पाया था, वहाँ से लेकर जो मिस वर्ल्ड तक का मेरा जो जर्नी था वो मैं बहुत अच्छे से मैं जिया हूँ। अच्छा, ये तो हो गई करियर लाइफ की जर्नी की बात। अगर मैं स्टडी टाइम की बात करूँ, पढ़ाई में क्या कैसे थे आप? बैच? सर पढ़ाई में तो 12th तक हम बहुत अच्छे थे सर। 12th तक तो हम बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, बिकॉज 10th में मेरा एक क्रिकेट खेलने के चक्कर में मेरा एक हाथ टूट गया था, राइट हैंड, तो 3 महीना वो प्लास्टर में था। एंड उस समय भी हम बहुत अच्छे नंबर से पास हुए थे। जब 12th में गए तो मेरा बाइक एक्सीडेंट हो गया था, मेरा पाँव में स्टील लगा हुआ था। एंड मेरे स्कूल से भी कॉल आया कि मत दो एग्ज़ाम, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट ईयर दे देना। हम बोले नहीं सर, ट्राई तो इसी बार करना है। और उस साल भी हम बहुत अच्छे नंबर्स से पास हुए थे। बट जब कॉलेज लाइफ आया तो थोड़ा सा मेरे को लगा कि इसके बाद का पढ़ाई शायद अफोर्ड भी नहीं कर पाते हम, और कर नहीं पाएंगे। उसके बाद मेरे को मॉडलिंग को आगे बढ़ाना था, तो उसके लिए पैसा चाहिए, जॉब करना पड़ेगा। और जॉब, पिताजी क्या करते हैं? मेरे पापा सर बस ड्राइवर थे, अभी भी बस चलाते हैं। अभी भी बस चलाते अभी पहले तो स्टेट या प्राइवेट? नहीं, प्राइवेट स्टेट बस चलाते थे उस समय, और उनका सैलरी बहुत कम हुआ करता था। अभी भी सैलरी कम है, बट अभी वो चलाते हैं खुद के लिए। तो सारा माने उनके ऊपर ही डिपेंडेंट था जब तक आप? पूरा उनके ऊपर ही डिपेंडेंट था। फैमिली पूरा, मेरा जितना हम लोग 3 भाई बहन थे, तो पूरा फैमिली पापा के ऊपर ही डिपेंडेंट था। बहुत मुश्किल समय कटा होगा। हाँ, बहुत ज़्यादा। तो उसके बावजूद ये जो बीच बीच में जो उतार चढ़ाव आए थे, तो नहीं लगता था कि कहीं जॉब ही कर लें ताकि पापा को हेल्प मिलेगा? सर एक्चुअली घर वाले रेडी नहीं थे कि ये करे, और जो जॉब हम करते भी थे वो हम अपने जिद से करते थे। अच्छा। घर से कभी प्रेशर नहीं आया, और हम लोग बहुत कम चीज़ में खुश होने वाले लोग थे। अभी भी हम लोग बहुत कम चीज़ में खुश होते हैं, अभी भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। और अभी हम लोगों ने जब सारा कुछ किया है, अभी मेरे ख्याल से हम अपने हिसाब से जितना इस्टेब्लिश्ड होना चाहिए था उससे 100 गुना ज़्यादा हम लोग अभी इस्टेब्लिश्ड हैं। तो घर वगैरह सब अपना है? हाँ। आपने अभी कुछ अपना एसेट कुछ बनाया है? एसेट तो सर एसेट सर बनाया है, और मेरे को लगता है कि मेरा नाम ही सबसे बड़ा मेरा एसेट है। अच्छा, सबसे अपने ब्रांड, हाँ, सबसे बड़ा एसेट तो सर अभी अपना यही है, और मेरे को लगता है कि ये है तो सब धीरे धीरे और होते रहेगा, जो चीज़ बचा हुआ है वो तो। अच्छा, जिंदगी में कोई पार्टनर आया? हाँ, बस सब बात है, मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, पार्टनर है, बहुत खूबसूरत है। अच्छा, तो शादी वादी तो हुई नहीं है अभी तक? नहीं, शादी हुई नहीं, शादी होगी सर। शादी अभी घर वाला प्रेशराइज कर रहा है कि कर लो, अभी टाइम है थोड़ा सा मेरे को। तो आप तो आपको जो मुझे नॉलेज है, आप 30 साल के हो चुके हैं अभी? हाँ जी सर। तो काफ़ी अच्छा समय है। अगर 30 साल के एज में कोई अपने आप को अगर अपने सपनों के साथ और मतलब अपनी सफलता के साथ खुद को अगर तैयार कर लेता है, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा समय होता है। हमको ये लगता है कि सर आप अगर कुछ अचीव कर लिए हो और आपका पार्टनर चाहता है कि वो भी कुछ अचीव करे, तो वो ऑब्स्टिकल्स नहीं लगाना चाहिए, उसको भी अपना लाइफ जीने का हक है। सेम फील्ड से है? हाँ जी, सेम फील्ड से। हाँ। अच्छा, एज में बड़ा है ना छोटा है? नहीं, ऑब्वियसली छोटी है मेरे से। सी इज़ ओनली 23 ईयर्स या 24 ईयर्स की है, तो अभी उसको भी 1-2 साल टाइम चाहिए। अब देखते हैं, करेंगे। तो लाइफ में और आगे क्या प्लान है आपका, मतलब इसके आगे क्या? अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा। लाइफ में जैसे मैं पूछता हूँ मेरे हर शो के अंदर में कि जब आपको गुस्सा आता है, जब आप अपना जो पेशेंस को खो देते हैं, तब क्या करते हैं आप? उस समय में कैसे अपने आप को कंट्रोल में वापस लाते हैं, या
क्योंकि देखिए आज इतने सारे फ्रस्ट्रेशन है, इतना कुछ है, अभी दुनिया में तनाव ही तनाव है। उस परिस्थिति में आप अपने आप को सफलता के उस मुकाम पे रखना है और वहाँ अपना पेशेंस को भी नहीं खोना है और आपको वापस से उसी जगह पे आना है। तो आप क्या करते हो अगर गुस्सा आता है तो? सर मेरे को क्या लगता है कि गुस्सा आता है तो गुस्सा निकाल लेना चाहिए, उसको पाल के नहीं रखना चाहिए। कैसे? गाली वाली दे के, मार के? नहीं, जैसे जैसे जो आपका स्टाइल है। अच्छा, बहुत नहीं, मेरा नहीं है सर। हम बहुत स्कूल कॉलेज लाइफ के बाद हम लोगों को बहुत कम गुस्सा आता है। तो जब आप मारते थे कभी? नहीं सर, उस समय भी नहीं। हम लोग बिहारी समाज के लोग हैं तो मेन चीज़ है हमारा गुस्सा जब आता है तो हम लोग जैसे भी निकाल सकते हैं। हाँ हाँ तो मेन चीज़ क्या है, मेरे को लगता है अगर कोई इंसान को गुस्सा आता है तो वो निकाल लेना चाहिए। वो आप बाद के लिए मत बचा के रखो, क्योंकि वो चीज़ बाद वाला जो चीज़ निकलता है वो बहुत खतरनाक हो सकता है। तो मेरे को जब गुस्सा आता है सर, एट अ मोमेंट हम उसको कोशिश करते हैं कंट्रोल करने का, और जब नहीं होता है तो हम नहीं देखते हम कहाँ पे, हमको वो निकाल लेना ही मेरे को लगता है बहुत अच्छा है। और हम सर जल्दी शांत हो जाते हैं। मेरा ऐसा मान लीजिए मेरा कोई काम खराब हो रहा है एंड अगर उस चीज़ के लिए चिल्लाना पड़ेगा तो हम चिल्ला लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई बात नहीं है, हो जाएगा, वो नहीं करते हैं। और चिल्लाने के बाद इंस्टेंट जब मेरा गुस्सा शांत हो जाता है तो फिर हम जाके बैठ के भी बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक बार अगर गुस्सा होगा तो 10 दिन किसी से गुस्सा रहेंगे। अगर हम हो जाते हैं तो हम उसको जाके उसको ओवरकम भी करते हैं। मतलब मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है सर। हम कोई ऐसा दोस्त है आपकी लाइफ में, कोई ऐसा दोस्त या कोई अपना जिससे आपने एक समय में जिससे नाता तोड़ लिया है किसी कारण से? ऐसा कोई दोस्त है जिससे आप वापस अब मिलना चाहते हो? सर हम मिल चुके हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है जो हम बात नहीं किए एंड फिर से कोई तो होगा ऐसा नहीं सर, जिसको आपने पहले छोड़ दिया हो और अब लगता हो कि हाँ उससे मिलना चाहिए मुझे। ऐसा कोई दोस्त नहीं है? मेरे को ऐसा लगता है सर कि जितने लोग थे जिनसे हम नहीं मिले थे, उससे जब थोड़ा सा हम लोग ठीक हुए तो हम मिलना स्टार्ट किए। जैसे हमने अभी अपना स्टूडियो लॉन्च किया तो जिनसे बातें नहीं भी होती थी उनको भी मैंने वहाँ पे इनवाइट किया। और मेरे को लगता है कि एक ज़िंदगी है, आप ज़्यादा दिन किसी से नाराज़ नहीं हो सकते हो। अगर हाँ होते हो कोई, अगर एक होता है हमारा वर्ड त्याग देना, आप अगर त्याग दिए हो तो त्याग दो। अगर आपको लगता है कि गुंजाइश है तो वो पहले ही आप कवर कर लो। तो मेरा जितना गुंजाइश है फैशन में आप किसको रोल मॉडल मानते हो? सर फैशन में अगर देखा जाए तो हम ना सबका एक मेरे रोल मॉडल नहीं है, मेरे तो बहुत सारे रोल मॉडल्स हैं। तो एक ही जन से इंस्पायर होना तो थोड़ा सा वो टफ हो जाता है, क्योंकि आज का जो ज़माना है, बदलता रहता है। हाँ आज का जो ज़माना है, कब मेरा रोल मॉडल कब कोई गलती कर दे और उसके साथ मेरे को भी जज किया जाए। तो मेरे को ये लगता है कि सबसे जो अच्छाई है वो लेना चाहिए। सिलीगुड़ी में बहुत सारे लोग हैं जिनका अच्छाई आप ले सकते हो, इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि इंसान जो होता है वो बहुत सारा वो भी गलती करता है। तो हम लोग अपने रोल मॉडल का गलती ना बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा मेरे को नहीं लगता है कि उसमें किसी में भी घुसना चाहिए, है ना। आप जैसे अच्छाइयाँ ले लीजिए और बहुत ज़्यादा घुसने का ज़रूरत नहीं है। जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट्स है, वो अगर मेरा कोई सूट पसंद आता है तो वो लोग बोलते हैं सर आपका सूट पसंद है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे को भी अंदर से पसंद कर रहे हैं, उनको जस्ट मेरा सूट पसंद है। किसी को मेरा चाल पसंद है तो सिर्फ चाल पसंद है, किसी को मेरा बात पसंद है तो सिर्फ बात पसंद है। आप बातें बहुत स्मार्टली कर रहे हो। अरे सर समझा रहे हो कि हाँ, मतलब अगर कोई ये बोल रहा है तो आप नहीं हो, हाँ, आपके ऊपर जो चीज उसको पसंद आ रही है एकदम एग्जैक्टली, या आपके भाव भंगिमा, आपकी जो ड्रेसअप है वो उसे तो उससे हम लोगों को एटीट्यूड में नहीं आ जाना चाहिए कि भाई हम भी बढ़िया है। हाँ जी सर, तो वो कुछ चीजें हैं जो अच्छी हैं। मेरे अंदर भी 100 बुराई है। अभी आपके अंडर में, या मतलब अभी तक आपने कितने स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है? 5000 से ज्यादा लोगों को ट्रेन किया है सर। हाँ जी, अभी जो मेरे पास हैं, अभी अगर शोज एंड एकेडमी का अगर आप मिला को देखोगे तो 100+। अभी मिथ्या जो वेब सीरीज थी उसमें भी आपके कुछ स्टूडेंट ने पार्ट किया? हाँ, उसमें मेरे पास एक बार बॉम्बे से कॉल आया था कि कुछ स्टूडेंट्स को कास्ट कर सकते हैं क्या, ऐसा करके, क्योंकि यहाँ से भी बहुत लोगों का कास्टिंग, बहुत सारे एजेंसीज है जो कर रहे थे। अकेले मैं नहीं कर रहा था और भी बहुत सारे एजेंसीज कर रहे थे। तो मैंने भी वहाँ पे कास्ट किया एंड वो मेरे लाइफ का जो आप बोल सकते हो कि एक टर्निंग पॉइंट भी बोल सकते हो कि हाँ, थोड़ा सा उससे भी अच्छा हुआ मेरे लाइफ, उससे भी परिवर्तन आया। हाँ जी।
परिवर्तन की अगर बात करें तो अभी का जो समय चल रहा है लगातार परिवर्तन हो रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है। और आज के दौर में जो फैशन की तरफ जिनका झुकाव है, जिन मॉडल्स का, जिन लोगों का, जिन बच्चों का, उनको सबसे पहले क्या जरूरी होना चाहिए अपनी लाइफ में, क्या चीज़ करना चाहिए उसमें आने के लिए? हमको तो लगता है कि सर सबसे पहले आपको डाउन टू अर्थ होना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में ज़रूरी है। क्योंकि अभी के जो मॉडल्स आ रहे हैं उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो बिहेवियर है, वो कहीं ना कहीं सिर्फ इंडस्ट्री के, अभी जैसे हम मान लीजिए सर हैं, हम टीचर हैं, मेरे से लोग अच्छे से बात कर रहे हैं, बट उनका कहीं ना कहीं जो अग्रेशन है या जो गलत एटीट्यूड है वो कहीं ना कहीं दूसरे जगह प्रेजेंट हो रहा है। और मतलब दूसरे जगह मतलब इन द सेंस उनका फ्रेंड हो गया या किसी ब्रांड के लिए। मेरे को सबसे ज़्यादा लगता है कि उनको ना डाउन टू अर्थ पहले होना पड़ेगा, बहुत सॉफ्ट स्पोकन होना पड़ेगा। क्योंकि आज की डेट में ना काम सबके लिए है, ऐसा नहीं है। पहले का क्या था, 6 फीट हाइट चाहिए, 6 पैक एब्स चाहिए, अच्छा बॉडी चाहिए। अभी अगर आपके पास रियल का 5000 फॉलोअर्स है ना, आप ब्रांड इंडोर्स करके कमा सकते हो। मतलब सोशल में आपका प्रेजेंस होना जरूरी है, आप कमा सकते हो। लेकिन आप तभी कमाओगे जब आपका बिहेवियर अच्छा रहेगा। अगर आपका बिहेवियर किसी से अच्छा नहीं रहेगा ना, घमंडी नहीं होना, हाँ, वो दूसरे किसी को हायर कर लेगा। बहुत सारे वैसे हैं। आज अगर मेरे को ब्रांड काम दे रहा है तो ऐसा नहीं है कि मेरा ही सिर्फ एजेंसी है, मेरा ब्रांड के साथ एक पर्सनल रिलेशन अच्छा कनेक्ट होता है। मतलब ब्रांड ऑनर और मेरा रिलेशन जो है वो पर्सनल लेवल पे बहुत अच्छा होता है। वो ऐसा नहीं है कि हम सबसे अच्छे हैं, मेरे पास सबसे अच्छे मॉडल्स हैं, वो नहीं है। अगर उनको ऑप्शन मिलेगा भी ना, फिर भी वो मेरे को ही काम देंगे, क्योंकि मेरा उनसे पर्सनल बॉन्डिंग अच्छा है। और कॉल भी जाता है उनके पास कि हम तो सम्राट से अच्छा कर देंगे, उससे कम में कर देंगे। और वहाँ से फिर मेरे पास कॉल आता है, भाई ऐसा ऐसा कॉल आया था मेरे पास। तो मेन चीज़ क्या है ना, हमारा रिलेशन के बेसिस पे काम बहुत अच्छा होता है। और इसका रीज़न ये है कि हम उनसे बहुत अच्छा टर्म्स पे है, भाईचारा वाला चीज़ होना चाहिए। आप माने एक उनकी बातों को समझते हैं, उस लेवल पे काम कर पाते हैं। एकदम, ये एक प्रोफेशनलिज्म अलग जगह पे है। उनको भी अगर हम काम गलत करके देंगे तो वो भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट काम तो अच्छा आपको करना ही है, बट आपका जो पर्सनल रिलेशन है मेरे ख्याल से वो आज के दिन में ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपका रिलेशन किसी के साथ नहीं है, कोई आपको काम नहीं देगा। सम्राट, आप मध्यवर्गीय फैमिली से बिलोंग करते हो, वहाँ से आए हो इस इंडस्ट्री में। आप अभी डायरेक्ट भी कर रहे हो, फैशन डायरेक्टर के रूप में हो, मॉडल भी बने थे, सब कुछ आप कर रहे हो और अभी बड़े बड़े शोज़ भी कर रहे हो, और आपके अंडर में स्टूडेंट्स भी हैं। मध्यवर्गीय परिवार की अगर बात करें, मिडिल क्लास की, तो उनकी सोच में एक चीज़ होता है कि फैशन की जो इंडस्ट्री है वह कहीं ना कहीं बच्चों को गलत रास्ते पे ले जाती है, गलत ट्रैक पे ले जाती है। वहाँ सक्सेस हुए तो भी गलत, अनसक्सेसफुल जो होते हैं वो भी गलत रास्ते पे चले जाते हैं। ये मतलब उनको अलग दिशा, अलग सोच से देखते हैं। जो चश्मा होता है देखने का, वो गलत सोच से देखने का होता है। मैं जो कह रहा हूँ आप समझ पा रहे हो कि लोग सोचते हैं हाँ, माने जो एक स्टेज पे जो लड़की जो कम कपड़ों में जो वॉक कर रही है या करे, वह कहीं ना कहीं कैरेक्टर लेस है। इस तरह की भी सोच रखने वाले लोग हैं आज भी मध्यम वर्ग में। तो इसको आप कैसे क्लेरिफाई करेंगे सर? ये क्या है, मेरे को क्या लगता है ना, ये सिर्फ सोच मध्यम वर्ग का ही नहीं है, ये सोच हर बहुत सारे लोगों का है। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। वही लोग जो लोग सोचते हैं ना कि ये गलत है, कल को अगर मिस इंडिया आएगा ना, सबसे पहले सेल्फी लेने के लिए वही लोग दौड़ेंगे। अगर मिस वर्ल्ड आ गई ना, सपोज ऐश्वर्या राय बच्चन आ गई सिलीगुड़ी में, सबसे पहले वही लोग जाएंगे सेल्फी लेने के लिए। तो मेरे ख्याल से ना जो सोच है ना, वो स्ट्रगल जो कर रहा है उनके लिए, सक्सेसफुल लोगों के लिए लोगों का सोच नहीं है वैसा। नहीं, इसका कारण कहीं ये इंडस्ट्री तो नहीं है? नहीं, ये मेरे ख्याल से ना सर, इंडस्ट्री सही या गलत नहीं होता है, इंडस्ट्री के लोग सही गलत होते हैं। हमारे इंडस्ट्री में ऐसा है कि हमारा जो, मैंने अभी मेरा एक और शूट हुआ था उसमें भी बोला कि हमारा जो इंडस्ट्री का डार्क पार्ट है ना, वो सबसे ज़्यादा ब्राइट है, वो सबको पता है। लेकिन लोगों का एक आत्मचिंतन करने का ज़रूरत है कि भाई सिर्फ यही इंडस्ट्री में गलती है, दूसरे इंडस्ट्री अच्छे हैं क्या? अभी मैं बहुत छोटा हूँ ये बात बोलने के लिए। अभी आप अभी इंसिडेंट हुआ कोलकाता में, आरजी कर, तो वो तो सर हॉस्पिटल था, वहाँ पे तो डॉक्टर विक्टिम थी।
तो गलत होने वाला तो मंदिर में भी गलत हो जाता है सर। आप मॉडलिंग को ही सिर्फ गलत नहीं बोल सकते। हाँ, हमारा लाइन थोड़ा सा ब्राइट है, हमारा ग्लैमर इंडस्ट्री है, तो लोग इसको बहुत इजीली जज कर लेते हैं। लेकिन गलत करने वाले जो लोग हैं वो मंदिर जैसे जगह पे, स्कूल जैसे जगह पे, वहाँ पे भी मेरे ख्याल से बहुत सारे गलत लोग रहते हैं, और जहाँ गलत लोग रहेंगे वहाँ पे गलत मानसिकता के ऊपर, मानसिकता के ऊपर है। आज हम लोग 17 ईयर से इंडस्ट्री अगर चला रहे हैं, तो मैंने कोशिश किया है उसको भी थोड़ा सा क्लीन अप करने का, थोड़ा सा इसको अच्छे से करने का। अभी हम लोगों ने अभी किड्स फैशन शोज़ हम लोग करते हैं, मिसेस का फैशन शोज़ हम लोग करते हैं। अभी हम लोग जो ज़्यादा एज के लोग, अभी हमने ग्रैंड पेरेंट्स एंड किड का एक कॉन्सेप्ट निकाला। तो सर हम उसी चीज़ों को करेक्ट करने के लिए सब कर रहे हैं कि भाई, अगर मेरे बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं कि सर पापा नहीं दे रहे हैं मॉडलिंग करने, मैं फिर भी करना चाहती हूँ, तो हम उनके पापा से भी बात करते हैं कि मेरे को बात करवाओ। एंड जब उनकी बेटी क्राउन जीतेगी और मीडिया में, न्यूज़पेपर में जब उनका आर्टिकल आएगा, उनका फोटोज आएगा, तब पापा तो चेंज होंगे ना। फिर तब पता चलेगा कि भाई नहीं, ये लाइन अच्छा है। इवन मेरे घर पे भी जब हम लोग करते थे, तो मेरे फैमिली में भी उतना वो नहीं था, कि उनको भी पता था यार कुछ तो होगा ही नहीं। जब न्यूज़पेपर में मेरा फ़ोटो आया था, एक अवार्ड मेरे को मिला था उस समय, न्यूज़पेपर में फ़ोटो आया, एंड जब पापा सैलून में उनको उनके दोस्तों से पता चला, देन उन्होंने भी थोड़ा सा, फिर वो भी सॉफ्ट हुए। तो हम उनको, स्टूडेंट्स को भी यही बोलते हैं, लाइन कोई गलत नहीं होता है। मेरे को इंडस्ट्री में एक चीज़ और माना जाता है, फैशन बोलें या एक्टिंग में, ये माना जाता है कि वहाँ नशा बहुत ज़रूरी होता है खुद को फिट रखने के लिए, या एक रैंप वॉक के लिए घंटों वहाँ पर ड्रेसअप करके रहना। इसमें सुना जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे नशे का इस्तेमाल होता है। ऐसा क्या आप मानते हैं, होता है? ये तो हम ही नहीं करते सर नशा। मैंने आज तक स्मोक भी नहीं किया है, ड्रिंक भी, और इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हाँ, वो कूल बनने के लिए अगर कोई जा रहा है, वो ग्लास लेके फ़ोटो खींच रहा है, मेरे को लगता है कि उसका भी ज़रूरत नहीं है। आज हम भी कोई फ़ोटो शूट करते हैं, वीडियो शूट करते हैं, तो हम भी जूस डाल के ही करते हैं। तो मेरे को नहीं लगता है कि आपको कूल बनने के लिए नशा करना ज़रूरी है। अगर आप नशा कर रहे हो तो आप, ऑब्वियस सा बात है, अगर वो चीज़ अच्छा होता तो आपके पेरेंट्स आपको सर्व कर रहे होते। हाँ, एक एज में लोग जाते हैं, वो नशा करते हैं, उनका अलग है। जैसे कभी कभी पापा एंड बेटा भी एक टेबल पे बैठ के वो पी रहा है, तो वो एज हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया, आप अपना पर्सनल लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। बट मेरे को लगता है कि प्रोफेशन से आप कोई भी चीज़ को नहीं जोड़ सकते हो। कभी ड्रिंक वगैरह या कुछ किया है अपनी लाइफ में, नशा? सर मैंने कभी नहीं किया, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। मेरे को उससे अच्छा हम कोई जूस हमेशा प्रीफर करते हैं। मैंने स्मोकिंग भी नहीं किया है और ड्रिंक भी नहीं किया। मेरे को नहीं लगता है कि मेरे को ज़रूरत भी है। ग्लैमर लाइन में, इस लाइन में रहने के बावजूद कैसे अपने आप को सेफ रखा है इससे आपने? सर मेरे को क्या लगता है ना, हाँ, बहुत सारे दोस्त रहते हैं जो लोग आपको ऑफर भी करेंगे। बहुत सारे अभी जो नए मॉडल्स हैं, वो लोग 15-16 साल के एज में रहते हैं। उनको जब मैं क्लबिंग करते देखता हूँ, तो मेरे को भी लगता है कि यार जनरेशन जो है वो थोड़ा सा अनफोकस्ड हो गया है। मेरे को भी बहुत लोग बोलता है कि यार कुछ नहीं होता है ये वो, बट मेरे को लगता है कि आप अगर अपने मानसिकता को संतुलित रखोगे, अगर आप अपने न्यूरॉन्स को स्ट्रांग रखोगे, अपने ब्रेन को आप कंट्रोल में रखोगे, तो आपको कोई ज़बरदस्ती तो कर नहीं रहा है, वो आपको ऑफर कर रहा है और आपको जस्ट ना बोलना है। तो ना बोलना सीखना पड़ेगा सर। अच्छा, दोस्त लोग तो बोलते होंगे कि आप इस इंडस्ट्री में हैं, फैशन इंडस्ट्री में, आपके चारों तरफ खूबसूरती बिखरी पड़ी है, हर तरह के माने पार्टनर मिल सकते हैं, तो कितने, बहुत सारे पार्टनर बना लिए होंगे आपने, ऐसा हुआ है सर? क्या? 7 साल से तो एक ही पार्टनर है, और मेरे को लगता है कि अगर आपके लाइफ में एक पार्टनर पे अगर आप टिके हो तो आप बहुत ज़्यादा दूर तक जा सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि पार्टनर होना नहीं चाहिए, बट एक पार्टनर मेरे ख्याल से काफ़ी है। हम लोग काम करने वाले इंसान है, तो हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत होगा अगर ज़्यादा पार्टनर रहेंगे तो। और सर मेन चीज़ क्या है ना, जो काम वाला आदमी रहता है ना, उसको उतना टाइम भी नहीं रहता है जो आप 10 जगह बांट पाए, और वो फीलिंग्स भी नहीं रहता है जो आपको एक इंसान के लिए जो आपका फीलिंग रहेगा। मेरे को नहीं लगता है कि वो जो ड्रीम देखने वाला जो लोग हैं, उनका मेरे ख्याल से एक पार्टनर होना ही ज़्यादा अच्छा है। सफलता छोटे शब्दों में अगर आपके मायने में अगर पूछा जाए तो आप कैसे उसको एक्सप्लेन करोगे? सर मेरा सफलता तो सर यही है, जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं आपके साथ और ये पॉडकास्ट हम लोग शेयर कर रहे हैं, तो मेरा सफलता ऐसा है कि हम जिस जगह पे बैठे हुए हैं, मेरा जो एजेंसी हम चला रहे हैं, SR मॉडलिंग स्टूडियो, ये सिर्फ एक सोशल मीडिया पे नाम था पहले, तो उसका रजिस्ट्रेशन होना, उसका GST नंबर आना, उसका एक ATM कार्ड होना,
है ना, उसका एक मेरा एक कैबिन होना, मेरा स्टूडियो होना। तो जो एक लड़का है और जो 60 रुपीज़ जमा कर रहा है एक शो में पार्टिसिपेट करने के लिए, 60 रुपये जमा कर रहा है एक शो में पार्टिसिपेट करने के लिए, और वो एक शो ऑर्गेनाइज कर रहा है, और वो बंगाल का वन ऑफ द बिगेस्ट फैशन शो है, जो बंगाल का सबसे बड़ा एक मॉडलिंग कलकत्ता में स्टूडियो। भी आपने किया है ना फैशन शो? हाँ, मैंने